हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का जो है ये है अध्याय 5। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मानव हृदय के बारे में, जहां पर हमने हृदय के 4 कोष्ठ के बारे में अच्छे तरीके से जाना था, है ना। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो चित्र 6.11, ठीक है, इसको आज हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। ये डायग्राम जो दिखा रहा है दोहरा परिसंचरण तंत्र जो है मानव हृदय के अंदर होता है, इस परिसंचरण तंत्र में दोहरा परिसंचरण तंत्र को जो है दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि जब आपको बता दें कि कल हमने देखा था कि मनुष्य के शरीर में हर एक कोशिकाओं तक, ऊतकों तक धमनी के माध्यम से शुद्ध ऑक्सीजन युक्त मतलब ऑक्सीजनित रुधिर जो है पहुंचता है ना, धमनी के माध्यम से। उस धमनी में जो है रक्त को मतलब पंप करके भेजने का कार्य जो करता है वो बायां नीले करता है। तो बायां नीले जो है शरीर के विभिन्न मतलब मान के चलिए कोशिकाओं तक जो है धमनी के माध्यम से ये पंप करता है। और ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ना, यहाँ क्या होता है, विभिन्न कोशिकाओं तक ये रुधिर पहुँचता है, जहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है बॉडी के अंदर, ग्लूकोज का विखंडन में इसका उपयोग हो जाता है, ताकि हमारे शरीर के अंदर क्या बना रहे, तापक्रम बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊर्जा का निर्माण करने के लिए, क्योंकि हमारा शरीर जटिल संरचना है और हम क्या करते हैं, हमारे शरीर को अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, है ना, और भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, है ना, और हमारे शरीर के तापक्रम को बनाए रखने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये जो धमनी के माध्यम से हमारे शरीर में कोशिकाओं तक जो है ना रुधिर पहुंचता है, फिर जहाँ पर यहाँ पर क्या होता है, ये शुद्ध रक्त जो होता है इसमें से ऑक्सीजन का जो है यूज़ हो जाता है ऊर्जा के निर्माण में, है ना, ग्लूकोज के विखंडन में। और फिर यहाँ पर CO2 की मात्रा इस रक्त के अंदर यहाँ इस स्तर पे बढ़ जाती है। तो फिर यहाँ से क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो है CO2 की मात्रा बढ़ गया तो ये अशुद्ध रक्त हो जाता है। तो फिर ये शुद्धिकरण के लिए फिर रुधिर कहाँ आता है, तो रुधिर जो है हमारे दायां आलिंद में जो है ये पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, दायां आलिंद में पहुंचता है। दायां आलिंद में ये रुधिर पहुंचने के बाद फिर दायां नीले में पहुंचता है। फिर इसे शुद्धिकरण के लिए इसे फिर कहाँ भेज दिया जाता है, फुफ्फुस में भेज दिया जाता है, लंग्स में भेज दिया जाता है। फिर ये रुधिर लंग्स में कुपिकाओं के सतह पर, इसके अंदर जो रुधिर के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कुपिकाओं के सतह पर गैसों का विनिमय कर लेता है, CO2 भेज देता है कुपिकाओं में, वहाँ से ऑक्सीजन को जोड़ लेता है हीमोग्लोबिन। फिर यहाँ से शुद्ध रक्त को जो है ये ले करके हमारे शरीर के विभिन्न कोश, मान के चलिए हमारे शरीर में जो हृदय है उसमें बायां जो है आलिंद में ये रुधिर को पहुंचाता है, ऑक्सीजनित रुधिर शुद्ध रक्त को लेके आता है। फिर यहाँ से बायां नीले हमारे शरीर के विभिन्न ऊतकों तक इसको पंप कर देता है धमनी के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देख पाए होंगे कि हमारे शरीर में जो है हृदय में रक्त 2 बार आ रहा है। एक बार शरीर के विभिन्न भागों से आता है, फिर इसे पंप करके भेज दिया जाता है फुफ्फुस में, फिर फुफ्फुस से हृदय में आता है ना। तो ये जो एक चक्र है, ये एक चक्र पूरा करने में हृदय में रुधिर जो है 2 बार आ रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र इसे कहते हैं। तो आइए हमारे बुक में जो लिखा गया है कुछ महत्वपूर्ण बातें, इसको हम लोग अच्छे तरीका से जानने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है। हमारे फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है ना, क्योंकि फुफ्फुस में जब कुपिकाओं के सतह पर रुधिर पहुँचता है ना, बहुत सारे किसके द्वारा, तो हमारा जो रुधिर केशिकाएं होती है, ठीक है, उस केशिकाएं के माध्यम से, है ना। तो ये जो है ब्लड जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, लाल रुधिर कणिका जो होती है उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन को जोड़ता है, यानी फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करता है, वहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जोड़ लेता है। हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। अब देखिए हमारे शरीर में 4 चैम्बर होते हैं, तो एक होता है दायां नीले, उसके बाद दायां आलिंद, फिर होता है बायां आलिंद, बायां नीले। तो बायां नीले
और बायां अलिंद। बायां अलिंद बायां नीले में जो है शुद्ध रक्त होता है। दायां नीले मतलब अलिंद और दायां नीले में अशुद्ध रक्त होता है। तो ये शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त आपस में नहीं मिल जाए, इसके लिए हमारे शरीर में क्या होता है, हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। और इस तरह का जो बंटवारा होता है ना, शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है, क्योंकि जिस जीव का जटिल संरचना होता है, शरीर का जो निर्माण जटिल संरचना के द्वारा हुआ होता है, उस शरीर को अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतुओं को, जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि इन्हें बॉडी का तापक्रम मेंटेन करना होता है ना, उसको दौड़ना होता है, भागना होता है, उड़ना होता है और बहुत सारे विभिन्न प्रकार की शारीरिक प्रक्रिया करनी होती है। यह बहुत लाभदायक है, क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता, देखिए अब यहाँ पे क्या है, उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, जैसे कि छिपकली है ना, इन्हें जो है पर्यावरण से ही उसका जो टेम्परेचर है ना, पर्यावरण के क्लाइमेट के टेम्परेचर से ही वो अपने बॉडी को गर्म और ठंडा कर लेते हैं। शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है, उनका शरीर का जो है तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है। तो ये बातें आपको समझ में अब जो है जल स्थल चर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जल स्थल चर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, विऑक्सीजनित और ऑक्सीजनित रुधिर कुछ सीमा तक मिल भी जाते हैं, ठीक है। उनके शरीर पे इसका कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जल स्थलचर या बहुत सारे सरीसृप जीव जैसे होते हैं, इनमें कितने हृदय कोष्ठ होते हैं, तो 3 कोष्ठीय हृदय होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, और ये आप ध्यान देंगे, और ये ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक क्या करते हैं, मिलना भी सहन कर लेते हैं। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। और क्या होता है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होता है, तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होता है। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। यहाँ से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है, जहाँ यह ऑक्सीजनित होता है, और सीधे शरीर में भेज दिया जाता है। तो मछली के शरीर में क्या होता है, रुधिर जो है हृदय से क्लोम में, क्लोम से शरीर में, हृदय से क्लोम में, क्लोम से शरीर में, है ना। तो मछली में जो रक्त का जो ये चरण होता है ना, इसमें क्या होता है, इस तरह के मछलियों के शरीर में एकल चक्र में ही केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। तो मछली के शरीर में कितने बार रक्त हृदय में जाता है, तो एक बार ही जाता है। यानी हृदय से क्लोम, क्लोम से शरीर बॉडी, हृदय से क्लोम, क्लोम से बॉडी, क्योंकि मछली जो होता है वो किससे श्वास लेता है, तो क्लोम से, ठीक है। तो क्लोम से सीधे शरीर में भेजा जाता है पूरे बॉडी में, फिर बॉडी से किस में आता है, हृदय में। तो इसमें एकल चक्र होता है, ठीक है, एक बार ही जाता है। तो इसमें जो है एक परिसंचरण तंत्र है, सिर्फ एक बार ही होता है। लेकिन हम लोग इंसान जो हैं, है ना, इसमें कितना होता है, दोहरी परिसंचरण, क्योंकि हमारे हृदय में रक्त 2 बार आता है, ठीक है। एक बार जो है पूरे शरीर से हृदय में जाता है, फिर उससे फुफ्फुस में जाता है, फुफ्फुस से फिर हृदय में, फिर हृदय से पूरे शरीर में। लेकिन मछली में ऐसा नहीं होता है, सब पूरे शरीर से हृदय में, हृदय से क्लोम, क्लोम से पूरे शरीर, है ना। इसमें एकल चक्र होता है, ठीक है। दूसरी ओर और अन्य केसरुकी में प्रत्येक चक्र में यह 2 बार हृदय में आ जाता है। तो हम लोग केसरुकी जीव जंतु के प्राणी हैं, ठीक है। तो इसमें कितने बार होता है, ये 2 बार होता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रक्तदाब। यहाँ पे आप देख रहे हो रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या कहता है, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यानी रुधिर वाहिकाओं की भित्ति
के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है, और यह दाब शिराओं के अपेक्षा धमनियों में क्या होता है, बहुत अधिक होता है। क्योंकि आपको बता दें कि हमारे शरीर में, ठीक है, बायां नीले से रक्त को जो है धमनियों के द्वारा, है ना, महाधमनी से पूरे शरीर में भेजा जाता है। तो बायां नीले जो होता है उस शरीर में बहुत ही प्रेशर जो है ये जो पंप करता है, सीधा जो पंप करता है, तो फोर्स के साथ विभिन्न शरीर के जो है विभिन्न ऊतकों तक, सेलों तक ये रुधिर जो है, रुधिर वाहिकाएं जो है, धमनी जो है, ये रक्त को लेके जाता है। तो यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इस बात को यहाँ पर हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। यहाँ पर देखिए अच्छे से जो है, यहाँ पे आपको मैं समझाने का फिर से प्रयास करता हूँ। तो ये जो धमनी है, ठीक है, धमनी में जो रक्त होती है वो प्रेशर के साथ जाता है, क्योंकि धमनी की पहला जो बात है आप इसको दिमाग में बिठा करके रखना, धमनी की दीवारें क्या होती है, मोटी होती है, अपेक्षा किसकी, शिरा की। धमनी में क्या जाता है, शुद्ध रक्त जाता है, शिरा में क्या जाता है, अशुद्ध रक्त जाता है। धमनी में ऑक्सीजनित रक्त होता है, शिरा में विऑक्सीजनित रक्त होता है। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। शरीर के अंदर धमनी में रक्त दाब अत्यधिक होता है, क्योंकि शरीर के अंदर जो है धमनी जो है उसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, और उस शुद्ध रक्त के प्रवाह को पूरे प्रेशर के साथ हमारा जो बायां नीले है वो एकदम पंप करता है ना, एकदम प्रेशर के साथ पंप करता है। तो प्रेशर के साथ पंप करेगा तो धमनी की जो दीवारें होती है वो शिरा के अपेक्षा मोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो आप देख रहे हो ना, ये बायां नीले है, ये ही पंप करता है, और क्या होता है, पूरे शरीर में महाधमनी से रक्त जो है पूरे दबाव के साथ हमारे पूरे शरीर में चला जाता है। लेकिन शिरा जो है ये पूरे शरीर से जो कि अशुद्ध रक्त होता है, विऑक्सीजनित रक्त होता है, उसको पूरे शरीर से क्या करता है, हमारे नीले में लाता है। मतलब ये जो दायां अलिंद होता है उसमें लाता है, फिर ये नीले में जाता है, नीले फिर उसको फुफ्फुस में भेजता है। तो यहाँ पर दाब जो है अपेक्षाकृत, धमनी के अपेक्षाकृत इस यहाँ पर जो है दाब जो है कम होता है। तो धमनी की जो दीवारें होती है वो शिरा के अपेक्षा क्या होती है, मोटी होती है। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। शिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो नीले है ना, ये बायां नीले है, ये जो है ब्लड को बहुत ही प्रेशर के साथ पूरे शरीर में भेजता है। तो इसकी दीवारें जो होती है ये क्या होती है, मोटी होती है अपेक्षाकृत शिरा की। शिरा जो होता है ये पूरे शरीर से जो है विऑक्सीजनित रुधिर को हमारे दायां आलिंद में लाता है, फिर इसे लंग्स मतलब हृदय जो है दायां जो नीले है ना, ये नीले इसको फिर फुफ्फुस में भेज देता है। तो धमनी की दीवारें मोटी होती है अपेक्षाकृत शिरा की, है ना। तो इस पे दबाव जो है शिरा के अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर धमनी के अंदर रुधिर का दाब नीले प्रकुंचन या संकुंचन के दौरान प्रकुंचन दाब कहलाता है, तथा नीले शीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। इसको दिमाग में बिठाना, ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। धमनी के अंदर रुधिर का दाब जो होता है नीले प्रकुंचन के दौरान क्या कहलाता है, प्रकुंचन दाब, तथा नीले अनुशीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है, 120 mm पारा, तथा अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm पारा होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, ठीक है, ये धमनी है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये धमनी, इसमें रक्त का प्रवाह जो हमारा जो होता है ना, ये इसमें होता है सीधे हृदय से होता है, ठीक है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। यहाँ पर जब हम अपना रक्तदाब को नापते हैं, ब्लड प्रेशर को नापते हैं, ठीक है, एस्फेग्नोमेनोमीटर के द्वारा, ठीक है, एस्फेग्नोमेनोमीटर यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इसके द्वारा हम लोग इस यंत्र से नापते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए क्या होता है
कि जब डॉक्टर इस प्रकार से हमारे हैंड पर एक बैंड को बांधता है, ठीक है, इसके बाद एक यहाँ से जो है क्या किया जाता है, इसके अंदर जो है एयर को भरा जाता है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ना ये मीटर, ये 120 से ऊपर 160, 170, 180 तक इसमें भरा जाता है, ठीक है। इसमें ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, इस मीटर में देखा जाता है प्रेशर, ठीक है, भर दिया जाता है हवा का। और डॉक्टर क्या करता है, यहाँ पर ये जो है ना आला लगा करके, आला के द्वारा जो है यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो यहाँ लगाता है ना। और यहाँ पर जब प्रेशर दिया जाता है तो यहाँ पर जो है धक 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 की आवाज़ जो है जब तक सुनाई नहीं दे, मतलब यहाँ पर जब चेक करोगे तो यहाँ पे धक 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 धक, यहाँ पे जो है ये जो है जहाँ पे ये लगाया हुआ है ना, तो यहाँ पर हमारा जो नीले का जो पंप होता है, बाया नीले जो पंप करता है ना, तो इसका जो है साउंड जो है आपको पल्स रेट जो है सुनाई देगा, ठीक है। तो एयर इतना भर दिया जाता है कि जो है कानों से सुनाई देना बंद हो जाए, ठीक है। तो 120 से ऊपर 130, 140 भर दिया जाएगा, तब तक भरा जाएगा तब तक ये ध्वनि आपके कानों से सुनाई देना बंद ना हो जाए, ठीक है। फिर धीरे 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 हवा को कम किया जाता है, छोड़ा जाता है, ठीक है, छोड़ा जाता है। और यहाँ से जो है हवा को जो है छोड़ते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब पहली बार है ना धक आवाज़ सुनाई देगा, है ना, ब्लड का फ्लो जब भी धक से सुनाई देगा यहाँ पर, तो वो जो होता है ये आपको बता दें प्रकुंचन दाब होता है। क्या होता है, यदि 120 आपका जो है प्रकुंचन दाब 120 पे आकर के अगर धक से सुनाई दे दिया तो मतलब आपका प्रकुंचन दाब कितना है 120। फिर ये सुनाई देना बंद हो जाएगा। फिर ये हो सकता है आपका 80 पे आके सुनाई दे, है ना, तो ये अनुशीतलन दाब होता है। पहली बार सुनाई दिया वो होता है प्रकुंचन, फिर दूसरी बार जो सुनाई देता है वो होता है क्या, अनुशीतलन दाब, ठीक है। तो इस प्रकार जो है डॉक्टर्स ब्लड प्रेशर को जो है रक्तदाब को चेक करते हैं, ठीक। एस्फाइग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब नापा जाता है। रक्तदाब नापने का यंत्र क्या कहलाता है, एस्फाइग्नोमैनोमीटर, ठीक है। ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, रक्तदाब नापने के यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं, है कि ना, हाइपरटेंशन। उच्च रक्तदाब को क्या कहते हैं, अति तनाव भी कहते हैं। और इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना है, इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है, इससे धमनी फट सकती है तथा आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है, हार्ट अटैक जो भी होते हैं, है ना, हाइपरटेंशन के कारण ही होता है, उच्च रक्तदाब के कारण ही ये होता है। तो यहाँ पर जो है आपको ये जो टॉपिक अभी आपने अच्छे से रक्तदाब के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया होगा, है ना। तो ये फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है, किस प्रकार करती है ना। दोहरी परिसंचरण तंत्र के बारे में हमने समझा, रक्तदाब के बारे में समझा। अगर आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आया होगा तो बिहार एग्ज़ाम पोर्टल चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं जो टॉपिक है ये पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।